इंडिया में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि एक जगह तो क्रैश हो रहा है लेकिन आपको वो जगह ही नहीं पता वो क्रैश वाली जगह कौन सी है। आप अभी तक सिर्फ अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो को देखते हो, अपने एफडी के पैसे को देखते हो कि यार ये तो नंबर बढ़ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन असलियत में आप दबा करके पैसा खो रहे हो और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि ना गवर्नमेंट आपको बताने में इंटरेस्टेड है, ना ही मीडिया आपको बताने में इंटरेस्टेड है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग इस समय पर रहते हैं इंडिया के अंदर, ये खुद जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि हर एक चीज बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरा काम है आपको बताना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया है वो 89 रुपीज 96 पैसे के आसपास आ चुका है। एक साल के अंदर 6% तक यहां पे मेजर करेक्शन आ चुका है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि जापानीज येन तो और भी ज्यादा सस्ता है, मतलब 155 जापानीज येन है एक डॉलर के अगेंस्ट, तो हमारा तो फिर भी कम गिरा है। इसकी भी सच्चाई बताऊंगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इंडिया इतना सस्ता होने के बावजूद, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इंडिया की जीडीपी 8% से बढ़ने के बावजूद, इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद लोग इंडिया में आ क्यों नहीं रहे, पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते, एफआईआई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये वाली जो न्यूज है सब पे वायरल हो रही है कि इंडियन रुपीज बिकम एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन 2025। जो रुपया है वो वीक लो मार चुका है यूएस करेंसी अगेंस्ट। ना चाइना की इतनी गिरी, ना जापान की इतनी गिरी, ना कोरिया की इतनी गिरी, और पाकिस्तान के बारे में तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि उसको लेकर के तो सेंटीमेंट ही अलग है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, ये गिरना इतना बेकार क्यों है इंडियन पर्सपेक्टिव से? देखो, मेनली दो तरीके की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब जो ज्यादा सामान बेचती है। दूसरी इकोनॉमी होती है इंपोर्ट ओरिएंटेड, जो सामान खरीदती है। अगर मैं जापान की बात करूं या फिर हम चाइना की बात करें, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जो आप यहां पे जापानीज येन देखते हो ना कि 155 का एक डॉलर, ये एक्चुअली जापान के लिए अच्छा है। इवन चाइना जितना वीक होगा डॉलर से उतना ज्यादा अच्छा है। इसका एक और बेसिक एग्जांपल देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोला था कि जो डॉलर है मैं उसे वीक करना चाहता हूं ताकि मैं भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन पाऊं। अब ऐसा क्यों होता है इस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं इंपोर्ट क्या होते हैं। इंपोर्ट का मतलब जो आपका देश है वो ज्यादा सामान मंगाता है बाहर देश से। अब जो भी कंट्रीज इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज होंगी वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो उतना ज्यादा बेटर है। इसका एग्जांपल खुद यूएस है। एक डॉलर जितना स्ट्रांग होता जाएगा उनको इंपोर्ट करने के लिए उतना पैसा कम देना पड़ेगा। अगर इंडिया स्ट्रांग रहेगा, मतलब 70 रुपया के आसपास या 80 रुपया के आसपास टिका रहता है, तो जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो हमें सस्ते पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं। मतलब क्या है, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल और इवन गैजेट्स चाइना से, तो इसलिए हम नेट इंपोर्टर हैं। हम एक्सपोर्ट इतना नहीं करते जितना हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी कंट्री के लिए रुपया जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन चाइना और जापान के लिए उनकी करेंसी जितनी वीक होगी इतना बढ़िया है। ऐसा क्यों? अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं, अगर यूएस को एक प्रोडक्ट जा रहा है जो कि सस्ता बन रहा है अलग कंट्रीज में और सस्ता पड़ रहा है यूएस के लोगों को, क्योंकि जो उनकी करेंसी है वो स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान उस कंट्री से खरीदना चाहेंगे। इसलिए चाइना, जापान, इंडिया, हम लोग मैन्युफैक्चर हब बन जाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। अब उन कंट्रीज के लिए सेंस इसलिए भी बनाता है क्योंकि यहां से उन्हें सस्ती चीजें मिलती है जो कि वो अपने देश के लोगों को बेचते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर इंडिया एक नेट इंपोर्टर देश है, उसकी करेंसी भी गिर रही है, तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए महंगा होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो गैजेट है वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन तो अभी भी डॉलर में ही हो रहा है ना। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, तो जितना ज्यादा हम डॉलर के अगेंस्ट गिरेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, हमारे देश के अंदर बाहर के देशों की जो कीमत है वो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। कई बार जो करेंसी है वो गिरना अच्छा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जापानीज येन की, तो जितना ये सस्ता होगा उतना ज्यादा ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इंडियन रुपया ज्यादा सस्ता हो गया तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हमारे पास ऐसी कुछ मेजर चीजें है ही नहीं। हम जेम्स बेचते हैं, हम जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग है नहीं कि हम इतना एक्सपोर्ट कर दें कि जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर एक मेजर हिस्सा बढ़ जाए एकदम से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग वहां से खत्म हो जाती है। मतलब यूएस की बात करोगे, यूरोप की बात करोगे, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, वहां पे सर्विसेज सेटअप है। उनकी जितनी भी कंपनीज हैं या तो वो टॉप लाइन के प्रोडक्ट्स बनाती होगी, जैसे गाड़ियां यूरोप की फेमस हैं,
आईटी अमेरिका का फेमस है, बैकएंड सपोर्ट हम करते हैं आईटी के अंदर, तो इसीलिए हमारी करेंसी सस्ती होनी जरूरी है। लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि हम इंपोर्टर हैं तो हमारे लिए सस्ता ज्यादा होना भी एक दिक्कत वाला कारण बन जाएगा, क्योंकि इससे जो हमारे देश के अंदर है वो महंगाई दर बढ़ जाएगा। सो नेट अगर हमारा जो रुपया 6% से गिर गया है डॉलर के अगेंस्ट, ये हमारे लिए बहुत गंदा बैकफायर करता है। जो रियल डेटा है वो ये कहता है कि $1 इक्वल्स टू 113 से 115 रुपया होने चाहिए, मतलब ये और भी ज्यादा गिरेगा। मतलब आपका जो खाना पीना है वो महंगा होगा, आपकी तेल की दरें महंगी होगी, और तेल महंगा होगा तो मान लो आप हर एक चीज ही महंगी होने वाली है। कोई नहीं बचा सकता, आपको गवर्नमेंट भी नहीं बचा सकती इससे। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी सरकार को इसको मतलब ही नहीं है। हमारी सरकार कहती है मौसम बढ़िया है, जाकर के मौसम के मजे लो। ये स्टेटमेंट है मोदी जी की। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है, रुपया हमारा गिर रहा है, क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, और हम ले रहे हैं जिंदगी के मजे। और बेस्ट चीज ये है किसी को मतलब ही नहीं है। लोग आज भी यही बोलेंगे कि अरे आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो। अरे भाई पार्टी की बात ही नहीं है, आपकी खुद की जिंदगी पे इंपैक्ट हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी पे ये इंपैक्ट पड़ रहा है। बट नो वन नोज, नो वन केयर्स। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, या तो लोगों ने भगवान बना दिया नेताओं को। एनी हाउ, वापिस पॉइंट पे आते हैं। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, 1 दिसंबर का डेटा ही है, आज का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 1 दिसंबर को 1000 के आसपास का सेल ऑफ देखने को मिलता है, जहां पे DII खरीद रहा है। आप लास्ट कुछ महीने देखो, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, FII लगातार बेच रहा है। मतलब नवंबर में 17,000 करोड़, 500 करोड़, मतलब देख रहे हो सितंबर से डबल हो गया है। जब हमारी GDP बढ़ी है उससे डबल हो गया है। इस हिसाब की तो सेल ऑफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के। अब ये जो रुपया हमारा गिर रहा है, इसके पीछे भी 2 मेन कारण है। पहली चीज, फॉरेन मनी, जो बाहर का पैसा है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। दूसरी चीज, हमारा जो पैसा है वो भी इंडिया से बाहर जा रहा है। हमारे इंडिया के जो टैलेंटेड लोग हैं वो दूसरे देश जाके काम कर रहे हैं, और रेमिटेंस लोग इंडिया भेजते हैं कि भाई मैं अपना पैसा सेव करूंगा, इंडिया में आके कुछ करूंगा, वो भी हमारा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। क्योंकि उनको भी ये समझ आ गया है कि भाई इंडियन रुपी गिर रहा है तो डॉलर में रखने में पैसा ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर मैं भी रखूंगा तो मेरे को सूखा सूखा 6% का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कुछ नहीं करना, आपको आपका पैसा सिर्फ डॉलर में कन्वर्ट करना, और आप 6% सूखा सूखा पैसा कमा रहे हो। और वहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे भी आपने 5-6-7% कमा लिए, तो इंडियन टर्म्स में आप 12 से 14% पैसा कमा रहे हो। तो जब ये बेसिक सी चीज़ लोगों को समझ आ रही है, तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप नोट करोगे ना, एक ट्रेंड बन चुका है कि इंडिया छोड़ो बाहर चलो। क्यों चलो? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भाई इंडिया के अंदर तो रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं बना रही, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं, इंडिया की पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट कहाँ गई है किसी को नहीं पता। तो क्रैश है, बस किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? स्टॉक मार्केट वाले सोच रहे स्टॉक मार्केट में 26,000 चला गया है। अरे आपका ऑल टाइम हाई गया है, अभी पूरा ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, बुल रन शुरू भी नहीं हुआ है, आप ऑलरेडी 6% के लॉस में हो। समझिए, ये डॉलर टर्म में लॉस में हो, इन्फ्लेशन ऐड कर दूंगा तो आप करीब 8% के लॉस में वैसे ही बैठे हो। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आप FD करा रहे हो तो आप इन्फ्लेशन से भी पिट रहे हो, डॉलर से भी पिट रहे हो। अगर आपका बच्चा बाहर कमाने जाने वाला है या पढ़ाई के लिए जाने वाला है, जहां आपको 1 लाख रुपए रखने थे आज से कुछ साल पहले, आज की डेट में 1.5 लाख रुपए तक की फीस हो चुकी है। मतलब बैठे बैठे जो आपकी प्लानिंग थी बाहर देश जाने की, आपके बच्चे के पढ़ने की, या आप बाहर सेटल होना चाह रहे थे, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी 30-40% से बढ़ चुकी है लास्ट 4-5 साल के अंदर। तो अगर आप ये सोचिए ना, क्या ही फर्क पड़ता भाई, बहुत फर्क पड़ता। आपको बस पता नहीं है कि फर्क क्या पड़ रहा है। आप काफ़ी सारे लोग अभी भी आ जाएंगे कि यार ये मोदी के हैं, ये हैं, वो है। कोई मतलब नहीं है भाई इन सारी चीज़ों का। इन सारी चीज़ों का मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम ही नहीं पूछते तो हमें वैसे भी कौन बताने वाला। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अभी नंबर में नहीं दिख रहा, लेकिन जिस दिन आप बाहर कभी जाओगे, मतलब आधे लोग तो वैसे भी नहीं जाएंगे, बट अगर आप कभी बाहर जाओगे रहने, घूमने, या अपने बच्चों को पढ़ने भेजना चाहते हो, या कोई बाहर से चीज़ मंगाना चाहते हो, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। आज की डेट में इंडिया के अंदर जो गाड़ियाँ बिकती हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। क्यों बिकती है? अरे भाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, हमारा रुपया गिर रहा है। ये सारी चीज़ें महंगाई दर में वृद्धि देती हैं। अगर आप इंडोनेशिया चले जाओगे तो 10,000 के नोट हैं, क्योंकि वहाँ पे करेंसी इतनी बड़ी हो गई है और रियल वैल्यू उसकी खत्म हो गई। तो इंडिया के हाल भी बुरे हो जाएंगे अगर पॉलिसीज़ हमारी सही नहीं होती, हमारे अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ते, हमें ट्रेड डील नहीं मिलती। बहुत बड़ा रिस्क है ये, इसके बारे में समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। नहीं पूछोगे देन इट इज़ फाइन, इट्स योर कॉल। जो क्रैश है उसमें आप भी
पिट ही रहे हो, हम भी पिट ही रहे हैं, सभी पिट रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड है वो इस समय पे बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे डॉलर टर्म्स में गोल्ड में लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन आईएनआर टर्म्स में आप गोल्ड में पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि डॉलर से कंपेयर होगा उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है गोल्ड की, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड आपके आईएनआर में पड़ा हुआ है तो वो महंगा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड हेज तो करता है डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन जो आईएनआर है वो तो डॉलर से भी ज्यादा गिर रहा है, तो गोल्ड अपने आप में 6% का रिटर्न दे चुका है। तो इसीलिए गोल्ड ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए देखोगे इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस अलग चल रहे हैं, इंडियन अगर आप सुनार पे जाओगे तो उसके प्राइस अलग चल रहे हैं, आईएनआर में वो और भी ज़्यादा गिर रहा है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, तो देखना पड़ेगा। बट आईएनआर बहुत ज़्यादा गिरा है, ये क्रैश आपको बहुत मेजर इंपैक्ट करने वाला है। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, चाहे यूएस में क्रैश आए ना आए, जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन इंडिया से बेटर होने वाला है। अगर आपको अपने पैसे का हेज चाहिए या फिर गोल्ड के अंदर एक्सपोजर बढ़ाओ, ये आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है, ये आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है। अदरवाइज रुपया भी गिर रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़, आप फंस जाओगे। अब Q&A ले लेते हैं। सौरभ बोस जी का है, इसको 3 हिस्से में लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इनका है कि कैसे पता चलेगा कि जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेटिकली, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कैसे पता चलेगी, 20% पे खरीदना चाहिए या 50% पे खरीदना चाहिए स्टॉक को। बेसिकली मोटा मोटा इनका पहला क्वेश्चन ये है। तो सौरभ जी सबसे पहली चीज़, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन सिंपल सी बात ये है, ग्रोथ का क्या मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जोमेटो की बात कर लेता हूँ। जोमेटो एक हैबिट फॉर्मिंग वाला बिजनेस है, जब हैबिट खराब हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उसको हम कहते हैं ग्रोथ इन सिंपलेस्ट वे। सपोज करो फूड है, खाना है, ठीक है, जोमेटो है, जोमेटो को पूरी दुनिया कंज्यूम कर सकते हैं, इंडिया के सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, तो यहाँ पे ग्रोथ है, दैट इज कॉल्ड सनराइज सेक्टर। ये नया सेक्टर है, ये ग्रो कर रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर इंडिया में सनराइज सेक्टर है, ग्रो कर रहा है, इसको पूरी सेमीकंडक्टर को पूरी दुनिया खरीद सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया सनराइज सेक्टर। जब सनराइज सेक्टर है तो आपका पैसा बनेगा ही, वो ग्रोथ इंडस्ट्री में आ जाता है। जितनी सस्ती ये ग्रोथ इंडस्ट्री मिलेगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ग्रोथ इंडस्ट्री में बस दिक्कत ये होती है कि ये गिरावट के साथ आती है, काफ़ी वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये गिर जाए 30%, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40%, तब इन स्टॉक्स को आंख बंद करके खरीदना होता है। अगर वैल्यूएशन सही है, बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इशू नहीं करा, तो 40% एक अल्टीमेट लाइन है जहां पे हम खरीद सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे रेशियोज होते हैं, जैसे कि पी रेशियो, प्राइस टू बुक, आरओसी, आरओई, आरएसआई, ये सारी चीज़ें देख करके अगर ये सारे पैरामीटर्स फिट होते हैं तब जाकर के मैं एक स्टॉक खरीद लेता हूँ। दूसरा इनके पास है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव है या फिर माइनर नेगेटिव के अंदर है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप तो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड को हमें कब खरीदना होता है। तो सबसे पहली चीज़ आरओसी, आरओई, पीई, ये सारे मैट्रिक्स हैं एक बिजनेस के। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट इन दिस क्विक, अगर आपको लुक देखना है तो आप पी देखोगे, आरओसी, आरओई देखोगे, प्राइस टू बुक देखोगे, आरएसआई देखोगे, ये क्विक एनालिसिस के लिए अच्छे हैं। जब आप स्टॉक्स ले रहे हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, ये क्विक एनालिसिस है। इससे आप कंपनी की फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या फ्यूचर होगा। अगर आपको फ्यूचर जानना है किसी भी कंपनी का तो उसके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी, कितना कैश फ्लो पॉजिटिव है, कितना कैश फ्लो नेगेटिव है, उस बिजनेस को समझना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप पावर प्लांट वाला बिजनेस खोलना चाहते हो तो पावर प्लांट क्या हाईली एक्सपेंडेबल है, क्या वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी के पास कितना पैसा है, उसकी गवर्नमेंट से कितनी अच्छी बनती है, एक्सपेंशन कितने तेजी से वो करने वाले हैं, क्या एक्सपेंशन स्लो तो नहीं हो जाएगा, बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कंपटीशन कितना है, बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, क्या बिजनेस अपने आप में बढ़ रहा है या डाइंग है। ये सारे पैरामीटर आपको बिजनेस के लेवल पर देखने होंगे अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक को अगले 10 साल तक होल्ड करने की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आरओई, पीवी, ये सिर्फ 3 क्वार्टर में पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस के लिए सही है कि आपने एक बिजनेस को एक डीप एनालिसिस कर रखी है, उसके बाद आप उस पर शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो ये सही है। अदरवाइज अगर आप एक स्टॉक को अच्छे से खरीदना चाहते हो तो उसका बिजनेस एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन रेशियो से भी ज़्यादा। ये रेशियोज बदल जाते हैं। सारे स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं लेकिन टाटा क्यों गिर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक म्यूचुअल फंड को लोग सिर्फ एक म्यूचुअल फंड समझते हैं, बास्केट ऑफ स्टॉक, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक बास्केट ऑफ स्टॉक है तो भाई हर एक स्टॉक अपने आप में एक बिजनेस है। वो बिजनेस अगर गिर रहा है तो
तो आपके प्राइस भी गिरेंगे। मतलब सपोज करो मेरे पोर्टफोलियो में सपोज 10 स्टॉक है, अब 10 स्टॉक, मेरा पोर्टफोलियो अपने आप में एक म्यूचुअल फंड हो सकता है, क्योंकि 10 स्टॉक है ना, तो म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से मैं कर रहा हूँ। अब उस 10 स्टॉक में से मेरा लेट सपोज सबसे ज़्यादा पैसा टॉप 3 कंपनीज में लगा हुआ है। अब वो जो टॉप 3 कंपनीज हैं वो अच्छा करें, बाकी की 7 कंपनी अच्छा ना करें, मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर वो 3 गिर जाए, बाकी सारी अच्छी कर जाए, तो भी मेरा पोर्टफोलियो इतना पॉजिटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 100% पैसों में से 30% जहां पे सबसे ज्यादा पैसा लगा है वही गिर रहा है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज होती है। और टाटा स्मॉल कैप के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने जो स्टॉक्स लिए थे वो ही गिर रहे हैं इस समय पे, तो इसलिए उनका इंडेक्स ज्यादा गिर रहा है, बाकियों का इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं गिर रहा। इनका एक और क्वेश्चन है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी ने ये बोला है कि भाई पराग पारेख से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो, तो क्या करें, क्योंकि ये तो अच्छा म्यूचुअल फंड है। ये पराग पारेख की बात नहीं है, यहाँ पे किसी की भी बात है, ये है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने की। उन्होंने बस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने की कोशिश करी कि भाई आंख बंद करके ये मत सोचो कि पैसा जैसे पास्ट में बना है वैसे ही बनेगा। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी म्यूचुअल फंड से कैटेगरी वाइज हो सकती है। जैसे 5 साल के लिए अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हो तो एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए करीब करीब 12 से 14% की। फ्लैक्सी कैप के लिए भी सेम है। मिड कैप में 15%, स्मॉल कैप में 16%। बेस्ट के सिनेरियो में इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये पराग पारेख की बात नहीं है, ओवरऑल मार्केट की बात है। इससे ज़्यादा मिल जाए तो भगवान आप पे मेहरबान है, इससे कम मिल जाए तो भगवान की आपसे या मार्केट से दुश्मनी है, सिर्फ इतना मान लेना। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। मार्केट काइंड होगी तो पैसा बनेगा, मार्केट काइंड नहीं होगी तो कोई भी इंसान पैसा नहीं बना सकता, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं। अदरवाइज तो काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे शॉर्ट करना, मार्केट अच्छी नहीं गिर रही तो शॉर्ट कर दो, मार्केट अच्छी है तो लॉन्ग कर दो, है ना। वो अपनी स्ट्रैटेजीज है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से कर सकते हो आप। इनका लास्ट क्वेश्चन है कि सर आप बेस्ट स्टॉक्स वाली वीडियोस को अपलोड क्यों नहीं करते? पहले आप ग्रो विद अभी के अंदर करते थे, लेकिन आजकल उनकी सारी आपकी जो वीडियोज़ है वो पब्लिक से प्राइवेट हो गई हैं। बिल्कुल, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, यूट्यूब काफ़ी हार्श हो गया, काफ़ी चैनल्स उसने इस हिसाब से उड़ा दिए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, एआई आ चुका है। तो आप स्टॉक्स के बारे में बात करते हो बहुत ज़्यादा तो पूरी तरीके से एल्गोरिदम के ऊपर मेजर इश्यूज आ जाते हैं, आपका चैनल डिलीट हो जाता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। मेरे साथ भी सेम इशू हुआ था ग्रो विद अभी के साथ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बात भी नहीं करा था, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर स्ट्राइक्स आ रही थी, तो इस वजह से सारी वीडियोज़ को हटा दिया था। लेकिन अब यूट्यूब के साथ डिस्कस करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अब वहाँ पर अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि इनका कमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था, तो आई होप आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।